हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक वासने और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। तो आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं वो है पुर्लिन, लोड्स ऑन पुर्लिन एंड डिजाइन ऑफ आई पुर्लिन एंड डिजाइन ऑफ एल पुर्लिन। अब जानते हैं हमें पुर्लिन क्या है और ये किस जगह पर लगाया जाता है और इसका क्या यूज है, देखते हैं। ढालू छतों में छत आवरण को संभाले रखने के लिए जो अवयव कैंची की आड़ी दिशा में मुख्य राफ्टर के ऊपर चढ़े जाते हैं उन्हें पुर्लिन कहते हैं। ढालू छतों में ये जो रूफ है, स्लोपी रूफ, इनमें जो रूफ कवरिंग है इसको संभाले रखने के लिए जो अवयव या कंपोनेंट्स कैंची की यानी कि ट्रस की आड़ी दिशा में, यानी कि ये जो आड़ी दिशा है इस दिशा में लगाए जाते हैं उन्हें पुर्लिन कहते हैं। पुर्लिन रिज रेखा के, ये जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, रिज रेखा या रिज लाइन इसके समांतर होते हैं। इनकी आपसी दूरी, पुर्लिन की आपसी दूरी पैनल पॉइंट्स के बराबर होती है। ये जो पॉइंट है ये पैनल पॉइंट है। ये इस जगह से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो एक पैनल पॉइंट है, एक पैनल है इतना। ये दो पॉइंट्स जो है इनके बीच की दूरी एक पैनल डिस्टेंस या स्पेसिंग कहलाती है। अब देखते हैं आगे। पुर्लिन पर छत आवरण का भार ऊर्ध्वाधर और वायु भार छत ढाल के लंबवत कार्य करता है। यानी कि जो पुर्लिन है इस पर छत आवरण या रूफ कवरिंग का जो वेट है वो इसके वर्टिकल काम करता है और जो वायु भार यानी विंड लोड है वो ढाल के लंबवत कार्य करता है। जो पुर्लिन की शेप है वो आयताकार हो सकती है, आई शेप का हो सकता है, चैनल और एंगल, या फिर नलिकाकार या ट्यूबुलर सेक्शन भी हो सकता है। ये जो डायग्राम्स हैं ये है आयताकार, ये आई सेक्शन है, ये चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन, ये और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। ये जो अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये, और आई सेक्शन, ये अपने दोनों अक्षों पर y एक्सिस और x एक्सिस तो पर दोनों पर सिमेट्रिकल हो सकते हैं, लेकिन चैनल सेक्शन केवल एक ही अक्ष पर x एक्सिस पर सिमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन एंगल सेक्शन ये किसी भी अक्ष पर सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। पुर्लिन को ढालू राफ्टर पर स्थिर रखने के लिए, यानी कि पुर्लिन को स्लोपी रूफ या स्लोपी जो राफ्टर है ये वाला प्रिंसिपल राफ्टर, इस पर स्थिर रखने के लिए क्लीट या गुटका लगाया जाता है ताकि वो उस जगह पर स्टेबल रहे। पुर्लिन एक तरह से कंटिन्यूअस बीम की तरह कार्य करता है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटिन्यूअस बीम की तरह वर्क कर रहा है। इसमें बीच बीच में इस जगह पर इस तरह से ट्रस लगे हुए होते हैं जो कि नीचे से कॉलम की तरह सपोर्ट देते हैं। इनके ऊपर पुर्लिन एक कंटिन्यूअस बीम की तरह कार्य करता है। अब आते हैं लोड्स ऑन पुर्लिन। अब हम देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो हमारा पुर्लिन है इसके ऊपर दो वेट कार्य कर रहे हैं। पहला है W2 और दूसरा है W1। जब हम W1 के कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं तो ये दो W1 साइन थीटा एंड W2 कॉस थीटा में टूट जाता है। W2 इस डायरेक्शन में और ये W1 ही है, W1 cos थीटा। W2 एंड W1 cos थीटा जो स्लोप है उसके परपेंडिकुलर वर्क कर रहे होंगे, लेकिन W1 sin थीटा स्लोप के समांतर यानी कि पैरेलल एक्ट करेगा, लोड एक्ट करेगा। और आगे चलते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है, और ये जो थीटा है ये स्लोप एंगल है। थीटा यहाँ पर स्लोप एंगल है। W1 जो वेट है वो है लोड ऑफ रूफ कवरिंग एंड लाइव लोड। W1 रूफ कवरिंग का भार है और चल भार है और W2 जो है वो है विंड लोड जो कि परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है स्लोप के, ढाल के
लंबवत कार्य कर रहा है विंड लोड, ढाल के लंबवत कार्य कर रहा है विंड लोड। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। डायएक्सियल बेंडिंग अकर इन पुरलेन, यानी कि पुरलेन में द्विअक्षीय बंकन होता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। पुरलेन के स्पान ऑफ पुरलेन इज इक्वल टू स्पेसिंग बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रसेस, यानी कि जो पुरलेन का स्पान होता है वो लगभग बराबर होता है दो करीबी कैंचियों की दूरी के। दो कैंचियां जो होती हैं उनके लगभग जो बीच की दूरी होगी उसके बराबर उसका स्पान रखा जाएगा। फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, अधिकतम जब बंकन प्रतिबल ज्ञात करेंगे तो उसके दोनों अक्षों के बंकन प्रतिबल का योग अधिकतम बंकन प्रतिबल प्राप्त होगा एफ एक्सेस एंड एफ वाई वाई, जो कि एक्स अक्ष के प्रति बंकन प्रतिबल होगा एफ एक्सेस एंड एफ वाई वाई, वाई अक्ष के प्रति बंकन प्रतिबल होगा। डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह से, ये जो ये आई सेक्शन है, ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, अब आते हैं डिजाइन ऑफ पुरलेन पर। आई खंड पुरलेन अभिकल्पन की पुरलेन की अभिकल्पन विधि। इसका ए पॉइंट है वेट एनालिसिस एंड बेंडिंग मूवमेंट। अब देखते हैं आगे भार विश्लेषण व बंकन आघूर्ण। इसके अंदर क्या होता है अब इसको जानते हैं। आई सेक्शन पुरलेन इज शोन इन फिगर दैट इज सपोर्टेड ऑन प्रिंसिपल राफ्टर। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पुरलेन जो कि सपोर्टेड है प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर, W1 एंड W2 वेट आर एक्टिंग ऑन पुरलेन, जो कि W1 और W2 वेट पुरलेन पर एक्ट हो रहे हैं। एक्स एक्सिस ऑफ आई सेक्शन इज एज्यूम्ड, यानी कि जो एक्स अक्ष है उसे ढाल के समांतर माना गया है और वाई अक्ष जो वाई एक्सिस है उसे ढाल के लंबवत माना गया है। X axis of I section is assumed parallel to the slope of truss and Y axis is assumed perpendicular to the slope of truss. So according to the figure, यानी कि हम चित्र के अनुसार आगे देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिकल लोड्स, यानी कि जो ढाल के लंबवत भारों के घटक WX। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ढाल के लंबवत भार जो है वो है W2 और W1 cos थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि WX इज इक्वल टू W2 प्लस W1 cos थीटा एंड WY इज इक्वल टू जो कि इसके समांतर घटक है ढाल के या कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड WY, क्षैतिज भार घटक जो कि ढाल के समांतर है, जिसे हम W1 sin थीटा ले रहे हैं। अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है जो कि XX अक्ष और YY अक्ष दोनों पर निकालना होगा। तो MXX जो कि X अक्ष के लिए है WX इंटू L जो कि इसका फॉर्मूला है, और Y अक्ष के लिए MYY WY इंटू L फॉर YY एक्सिस, जहां L स्पान ऑफ पुरलेन यानी कि पुरलेन का पार्ट है। द सेक्शन इज कैलकुलेटेड फॉर मैक्सिमम BM, यानी कि जो सेक्शन है वो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा जो कि लगभग MXX ही आता है। तो ZXX इज इक्वल टू MXX अपॉन F। चूज दैट आई सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल दैट है 50% मोर देन वैल्यू ऑफ Z फ्रॉम ZXX, यानी कि हमें वो स्टील सेक्शन चुनना है स्टील टेबल से जिसके Z का मान 50% ज्यादा हो ZX एक्सिस है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। उस स्टील सेक्शन को लेने के बाद उसका अब हम चेक करेंगे। अब चेक में देखते हैं
जो चेक लगाएंगे उसमें सबसे पहला हम लेंगे स्ट्रेस। इसके लिए दोनों एक्सिस के बेंडिंग स्ट्रेस को जोड़ लिया जाता है। यह वैल्यू एफ मैक्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो एफ मैक्स है वो 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया जाता है। इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे देखते हैं हम एम एक्स एक्स बी एम ड्यू टू वेट, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वेट परपेंडिकुलर टू द स्लोप। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो उस भार के कारण आ रहा है जो कि ढाल के लंबवत कार्य कर रहा है। इसी तरह से वाई वाई अक्ष के लिए एम वाई वाई बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वेट, बेंडिंग मोमेंट उस भार के कारण जो कि ढालू छत के समांतर भार के कारण आ रहा है। अब आगे देखते हैं जो y है हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू एच बाई टू, वाई इज इक्वल टू एच बाई टू लेंगे हम यहाँ पर। डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यूट्रल एक्सिस एक्स एक्स जो कि यहाँ पर है टू टॉप सरफेस, यानी कि यह वह दूरी है जो कि न्यूट्रल अक्ष जो कि एक्स एक्स है उससे उसके बाहरी रेशे तक ली जाएगी। देन अब आते हैं हम x पर, x इज इक्वल टू बी बाई टू, यानी कि जो एंगल है सॉरी आई सेक्शन है उसके चौड़ाई का हाफ है। आ गया है आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एक्स एक्स अक्ष पर जड़त्वागुण है। आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट वाई वाई एक्सिस जो कि वाई वाई अक्ष पर जड़त्वागुण है। अब आगे देखते हैं एफ मैक्स यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो कि हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला है एफ मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट एम एक्स एक्स वाई अपॉन आई वाई एक्स एक्स प्लस एम वाई वाई एक्स अपॉन आई वाई वाई। हमने यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया क्या कंपोनेंट क्या है, और इसमें प्लस माइनस जो साइन है प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेस को शो करता है और नेगेटिव टेंसाइल स्ट्रेस को। अब हम आई सेक्शन के लिए विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन पुर्लिन सेक्शन नॉट शुड बी मोर देन स्पान बाय 325, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो स्पान बटे 325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम उसे फाइंड आउट करेंगे, जहां डेल्टा एक्स डिफ्लेक्शन एट एक्स एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्स अक्ष पर जो डिफ्लेक्शन होगा विक्षेप होगा वो उसे हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, और डेल्टा वाई डिफ्लेक्शन एट वाई वाई एक्सिस वाई वाई अक्ष पर विक्षेप को डेल्टा वाई से शो करेंगे। तो डेल्टा एक्स जो कि हमारा इसका फॉर्मूला है 5/384 इंटू डब्ल्यू एक्स एल की क्यूब अपॉन ई आई एक्स एक्स, यानी कि आई एक्स एक्स के लिए जड़त्वागुण इस जगह पर लगाया जाएगा। ये फॉर्मूला केवल यूडीएल के लिए ही है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, पॉइंट लोड के लिए या यूवीएल के लिए नहीं है। इस पॉइंट को जरा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब दोनों फॉर्मूलों से हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले को मैं पुट करेंगे, देन डिफ्लेक्शन जो हमारा फाइंड आउट होगा वो स्पान बाय 325 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा जो आई सेक्शन होगा वो सेफ होगा। इसे क्लियर करने के लिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में यह है कि हमें एक पुर्लिन डिजाइन करना है जिसके लिए हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जिसका जो हमारी पुर्लिन हमें दिया गया है आई सेक्शन, केवल हम आई सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं जिसका स्पान 15 मीटर है, स्पेसिंग ऑफ ट्रस 3.75 मीटर है और वेट ऑफ रूफ कवरिंग यानी कि छतावरण का भार 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है और पिच 1/4 दी गई है। विंड प्रेशर यानी कि वायु दाब 120 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। अनुज्ञ बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमें लेना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्पान ऑफ ट्रस यानी कि जो स्पान दिया गया है, पार्ट दिया गया वो 15 मीटर है। पिच हमारा राइज अपॉन स्पान फॉर्मूला है इक्वल टू 1/4 हमें गिवन है। राइज अब हम निकालते हैं राइज यानी कि उठान, राइज इक्वल टू स्पान बाय 4 ये हम रखेंगे यहाँ पर स्पान बाय 4। यहाँ पर स्पान हमारा 15 था तो इसे 4 से डिवाइड किया 3.75 आया। हमें इसमें क्वेश्चन में 3.75
स्पेसिंग भी दी हुई है, आगे चल के इसमें कंफ्यूज ना हो। tan थीटा इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पान बाय 2। यहाँ पर राइज 3.75 हमने फाइंड किया है, स्पान बाय 2, स्पान हमारा 15 था, उसे 2 से डिवाइड करने पर 7.5 फाइंड आउट हुआ। देन इन दोनों को 7.5 से डिवाइड करने पर 0.50 फाइंड हुआ। देन उसके बाद जो ये वैल्यू है इसमें हम tan का मान निकालते हैं, इसे एक बार कर लेते हैं। सॉरी, tan इनवर्स हमारा आया था 0.50 से चेक किया, आया 26.56, यानी कि अप्रोक्स लगभग ठीक है जो थीटा की वैल्यू आई है। अब इसे साइन थीटा में रखते हैं। साइन 26 डिग्री 34 मिनट इक्वल टू 0.4472, लगभग ये भी ठीक है, 0.4455 में चल जाएगा। अब देखते हैं कॉस थीटा के लिए। कॉस 26 डिग्री 34 मिनट, इसके लिए 8944, ये ठीक है। लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ वन साइड स्लोप, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ वन साइड स्लोप, यानी कि एक ढाल के मुख्य राफ्टर की लंबाई हम फाइंड आउट करेंगे। जो हम देख लेते हैं एक बार से, ये जो स्टील ट्रस है इसका जो एक ढाल है यानी कि ये वाला, इसकी मुख्य राफ्टर की लंबाई टोटल लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। इसको निकालने के लिए हमने एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। यहाँ पर स्पान बाय 2 यानी कि हमारा 7 स्पान था हमारा टोटल 15, यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 था, 15 मीटर, एंड हाइट हमारी यहाँ पर अभी हमने फाइंड करी थी, राइज होता 3.75 आ गया था हमारा। तो 3.75 हमने ऐसे लिया, इसको पाइथागोरस थ्योरम में पुट किया, देन हमारी ये वाली साइड फाइंड आउट हो गई। इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करी और 8.385 मीटर मुख्य राफ्टर की, प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ हमें मिल गई। आगे चलते हैं। When principal rafter is divided in 4 equal panels, यानी कि जब हम प्रिंसिपल राफ्टर को 4 भागों में विभाजित करेंगे, 4 बराबर भागों में बांट लेंगे, तब यहाँ पर हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया है। प्रिंसिपल राफ्टर को 4 भागों में बांटने के बाद यानी कि 4 से भाग करने के बाद हमारा 2.096 मीटर वैल्यू आई है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। वन पुरलेन हैव टू बियर वन पैनल्स लोड, यानी कि एक पुरलेन पर एक पैनल का भार आएगा। तो उसके लिए हम एक पैनल का एरिया निकालेंगे, दैट्स एरिया L इज इक्वल टू 3.75 यहाँ पर स्पेसिंग है 2 ट्रस के बीच की, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और B 2.096 यानी कि इसकी चौड़ाई है मीटर स्क्वायर, जो हमारा एरिया आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया आ जाएगा। आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में द कॉम्बिनेशन ऑफ विंड लोड प्लस डेड लोड इज मोर इफेक्टिव देन कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड इज कंसिडर्ड, यानी कि जब हम विंड लोड प्लस डेड लोड के कॉम्बिनेशन को देखते हैं या इस पर विचार करते हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है डेड लोड प्लस लाइव लोड के मुकाबले। तो इसीलिए हम विंड लोड प्लस डेड लोड को ही कंसीडर करेंगे इस आगे की कैलकुलेशन में। अब देखते हैं। सेल्फ लोड ऑफ पुरलेन 15 kg पर मीटर मानते हुए, यानी कि हम पुरलेन की सेल्फ लोड लेंगे, जो कि 15 kg हमने लिया है। लेंथ जो है इसकी 2 ट्रस के बीच की स्पेसिंग 3.75 मीटर दी गई है। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिंग ऑफ ट्रस 3.75। ये यहाँ पर राइज की वैल्यू नहीं है, राइज की वैल्यू भी 3.75 मीटर ही आई है। लंबाई में इसका भार पर मीटर गुणा करने पर इसका जो भार आया 56.25 किलोग्राम हमारा फाइंड आउट हो चुका है।
आगे देखते हैं सेल्फ लोड ऑफ रूफ कवरिंग, यानी कि छत आवरण का भार 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हमारा हम उसे मानते हैं। और आगे के लिए उसमें जो उसकी चौड़ाई है 2.096 इसकी चौड़ाई है, लेंथ है 3.75 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 20 से, जो कि इसका भार है। तीनों के मल्टीप्लाई करने के बाद 157.50 किलोग्राम हमारी वैल्यू आ गई। आगे हम इन दोनों वैल्यूज का टोटल कर लेंगे। टोटल लोड 213.75 kg जो कि वर्टिकली उस ट्रस पर एक्ट करेगा। इस थर्ड पॉइंट में हम विंड लोड को फाइंड आउट करेंगे। विंड लोड हमारा 120 kg पर मीटर स्क्वायर उसमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसकी लेंथ है 3.7.5 एंड इसकी ब्रेथ है 2.096। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 943 यानी कि 943.2 kg हमारे इसका मान आ गया। और आगे देखते हैं हम W2 लोड जो है छत के परपेंडिकुलर ढाल के लंबवत कार्य करेगा। ये जो वैल्यू है ये W2 की है। अब आगे देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल लोड्स यानी कि लंबवत भारों के घटक WX W2 प्लस W1 cos थीटा, जैसा कि अभी उसमें एग्जाम्पल में उसमें देखा था। इसमें जो ढाल के लंबवत घटक हैं W2 एंड W1, ये जो है W1 cos थीटा, ये ढाल के लंबवत घटक होंगे। WX इक्वल टू इन दोनों का ऐड कर लेंगे और WY W1 sin थीटा होगा, जो कि ढाल के समांतर कार्य करेगा। इस फॉर्मूले में पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। W2 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है वो 943.2 kg है एंड देन W1 की वैल्यू ये है और cos थीटा की वैल्यू हमने शुरुआत में फाइंड आउट कर ली थी। उसको पुट करने के बाद इस सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी फाइंड होगी। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड यानी कि क्षैतिज भार। जो घटक हमने देखा था वो जो WY था वो W1 sin थीटा हमारा था, ये फॉर्मूला था। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद W1 का मान 213.75 है और साइन थीटा की वैल्यू जो हमने अभी स्टार्टिंग में फाइंड करी थी, ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी थी इसको वहीं पर पुट करेंगे। इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा यहाँ पर इसका भार निकल आया है। अब आगे देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट परपेंडिकुलर टू द स्लोप। अब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर टू द स्लोप, ढाल के लंबवत। MXX इज इक्वल टू WX इंटू L बाय 10, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। WX की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट करी है उसको पुट करेंगे यहाँ पर। L 3.75 हमारी लेंथ है और 10 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पैरेलल टू द स्लोप MYY यानी कि ढाल के समांतर। अब हम इसको ढाल के समांतर अधिकतम पंक्तन आघूर्ण इसमें फाइंड करेंगे जो कि WY इंटू L बाय 10, वही फॉर्मूला है, बस इसकी एक्सिस अब चेंज हो गई है इसलिए W की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी वैल्यू वही रखने के बाद, और यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सेंटीमीटर में हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू, इसके लिए बाकी वैल्यू को रखा, पुट किया और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे यही होगी। अब आगे देखते हैं F मैक्सिमम यानी कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि हमारी 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसीलिए इससे ZXX फाइंड करने के लिए F की वैल्यू इसके अपॉन में रखी। MXX हमारा जो अभी हमने फाइंड किया है पीछे, उसके वैल्यू रखी और F की वैल्यू रखी। इसको डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू ये आ गई है। देन ZYY के लिए, YY अक्ष के लिए MYY का मान रखेंगे और F हमारा ये जो है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको केजी में चेंज किया गया है, उसको इसके अपॉन में रखकर ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ZYY का मान। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे स्टील टेबल से एक आई सेक्शन को चूज करेंगे। हमने यहाँ पर स्टील टेबल से इसको सिलेक्ट किया है। ये स्टील टेबल है। स्टील टेबल के अकॉर्डिंग हमने ISLB 150
को सिलेक्ट किया है, इसकी हमने वैल्यूज को एक उस वहाँ पर लिख लिया है। इसमें देख सकते हैं कि इसकी गहराई जो हमें दी गई वो 150 है और बी 80 mm दिया हुआ है। देन आगे चलते हैं, इसमें IXX की वैल्यू जो है 688.2 है, सेंटीमीटर की पावर 4 है। इसी तरह से IYY भी दिया हुआ है और ZXX 91.8 सेंटीमीटर क्यूब है और ZYY 13.8 सेंटीमीटर क्यूब है। इन सभी वैल्यूज को लिखने के बाद अब हम आगे देखते हैं। हमने जो सेक्शन सेलेक्ट किया है उसके लिए अब हम चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे। उसमें सबसे पहले हम उसके प्रतिबल को चेक करेंगे। स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो कि F मैक्सिमम है, इसके लिए हम X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों के लिए फाइंड आउट करके उसको जोड़ेंगे। उसके बाद जो जिसका मान 165 न्यूटन पर mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको फाइंड करते हैं। MXX की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की हुई है वो रखेंगे और Y जो अभी हमने फाइंड किया है वो रखेंगे। Y हमारा 7.5 ही है, वो रख देंगे। IXX जो अभी वैल्यू हमने सेक्शन की सिलेक्ट की है वो रखेंगे। अभी सेक्शन की वैल्यू है उसे हम सिलेक्ट किया है उसे रखेंगे। इसी तरह से IYY के लिए भी रखेंगे। इसमें X की जो दूरी है वो 80 mm थी जो कि 8 सेंटीमीटर है और इसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको हाफ रखते हैं। जो X की वैल्यू होती है X इजिकल टू B/2 होता है, B/2। तो जो B है हमारी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का हाफ 4 हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसी तरह से Y के लिए भी Y इक्वल टू H/2 होता है। H/2 जो कि हमारी 150 mm है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। इसका हाफ करके 7.5 यहाँ पर पुट किया है। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये हमारा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई। इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। इसका मान 165 न्यूटन पर mm से स्क्वायर से कम ही है। सो इट इज सेफ इन स्ट्रेस। देन अब हम आगे देखते हैं। इसका चेक अब हम डिफ्लेक्शन के लिए भी करेंगे। अधिकतम अनुमत विक्षेप स्पान बाय 325। स्पान हमारा जो था वो ये था और इसको 325 से डिवाइड किया और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे E की जो वैल्यू दी है वो 2×10⁶ है। यहाँ पे क्योंकि ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसलिए इसकी पावर 6 है। न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसकी 10⁵ होती है। आगे देखते हैं। जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्लोप, यानी कि ढाल के लंबवत विक्षेप। यह फॉर्मूला हमारा है डेल्टा Y इजिकल टू 5/384 इंटू मल्टीप्लाई L की क्यूब अपॉन EI। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हम पुट करेंगे वैल्यूज की। W की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। देन L हमारा जो था 3.75, इसकी क्यूब करा और ये हमारा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई की है। आगे E की वैल्यू हमने किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यह हमने पुट करी है। देन I की मान अभी हमने फाइंड आउट किया है Y, उसके लिए उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। उसको वैल्यूज को पुट करने के बाद कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आई वो हमारी ये आई है। अब हम X एक्सिस के लिए देखेंगे। डिफ्लेक्शन पैरेलल टू द स्लोप, यानी कि ढाल के समांतर विक्षेप, जिसे हम डेल्टा X से डिनोट कर रहे हैं। इसके लिए हमने वैल्यूज पुट करी फॉर्मूले में। फॉर्मूला वही हमारा WL की क्यूब बाय EI इस जगह पर होगा मल्टीप्लाई में 5/384। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारी ये वैल्यूज आती हैं। देन इनको फाइनल अब हम निकालने के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन सेक्शन
यानी कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड किया फॉर्मूले में, इसमें पुट किया, और जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया वो आया 0.817 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा अनुमानित जो डिफ्लेक्शन था 1.15 सेंटीमीटर, उससे यह कम है। अनुमानित जो डिफ्लेक्शन था हमारा, जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, ये जो हमने फाइंड किया था अनुमानित विक्षेप, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो हमने चूज़ किया है स्टील टेबल से वो सेफ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।